बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज जब एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बुध से अपनी जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं आगाज़ लाहौर से कर रहा हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में इसका दायरा कार बढ़ाऊँगा। आज जबकि पाकिस्तान की आवाम महंगाई के तूफान की वजह से परेशान है और जो हमारे सियासतदान हैं उनकी तरजीहात हमारे सामने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उठा के देख लीजिए, चाहे वो हुकूमती वज़रा की ही क्यों ना हो, वो किस चीज़ पर होती हैं। अभी महंगाई का सिलसिला जारी ही है, बल्कि आने वाले दिनों में आवाम किसी भी तरीके से किसी अच्छी खबर के मुंतज़र नहीं हैं। जो आप IMF के साथ करने जा रहे हैं, जो नया फाइनेंस बिल है सप्लीमेंट्री, जो मिनी बजट इंट्रोड्यूस कराया गया है, उसके बाद आवाम पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है। ऐसे में ही अभी थोड़ी देर पहले एक और अफसोसनाक जो खबर आई है वो कराची से है। ऑब्वियसली ये डेवलपिंग स्टोरी है, आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलेगा कि क्या सूरत हाल हमारे सामने है। लेकिन रेंजर्स के तर्जुमान की तरफ से बताया जा रहा है कि 8 से 10 दहशतगर्दों ने हमला किया है पुलिस हेडक्वार्टर्स पर कराची पर, और अभी ये सिलसिला जारी है। वहां पर फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही हैं, धमाकों की आवाज़ें भी आ रही हैं, और ऑब्वियसली जो सिंध हुकूमत की तरफ से भी जो वज़रा हमें बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अभी फ़िलहाल हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये पुलिस का मुकाबला इन दहशतगर्दों से इस वक्त जारी है। लेकिन कराची ने बहुत बरसों ये लाशें उठाई हैं, फायरिंग सुनी है, धमाके सुने हैं, और जब एक अवाम ने सुख का सांस लिया, ना सिर्फ कराची में पूरे मुल्क में, तो हम देख रहे हैं कि फिर से दहशतगर्दी की लहर जो है वो वापस आ रही है। अभी पिछले ही दिनों जो हमने पेशावर में एक इंतहाई अफसोसनाक हमला देखा, खुदकुश जो हमला था जहाँ पे नमाजी शहीद हुए, और अब कराची जैसे शहर के अंदर फिर से ये चीज़ हो जाना। इसी पर पहले तो मैं चाहूँगी कि हम अपने मेहमानों से बात करें। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ सेनेटर ऑन अब्बास बपी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PTI के, PTI साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं, और हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब भी मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। आप तीनों का शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पहले तो मजहर साहब, आपका ज़ाहिर ताल्लुक़ कराची से, आप वहाँ पर मौजूद हैं। अभी लेटेस्ट तो हमारे पास इस वक्त कोई तफसीलात नहीं है, डेवलपिंग स्टोरी जारी है, लेकिन ये क्या एकदम फिर से कराची में पहले जैसे हालात, अल्लाह ना करे कि उस नहज तक जाएं, बट दोबारा पूरे मुल्क के अंदर ये दहशतगर्दी को लेके कहाँ मामला जा रहे हैं, कैसे लौट रही है? शुक्रिया सादिया। देखिए, मेरा ख्याल है जब ये सिलसिला शुरू हुआ, पेशावर वाला वाक़या हुआ, एक जनरल अलर्ट तो हो जाती है इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से सब जगह के जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। जो जगह चुनी है टेररिस्टों ने वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी सिग्निफिकेंट जगह है। नॉर्मली ये वो जगह नहीं होती जो आमतौर पे कहते हैं कि CTD के अगर कोई लॉकअप है या उनका ऑफिस है उसको अटैक किया जाता है। ये जगह जो चुनी गई है ये बड़ी, इसका रूट बड़ा स्पेसिफिक है। ये जो मेन शाहराह फैसल है ये वो रूट है जहाँ PSL की टीमें जाती हैं। ये यानी क्योंकि PSL हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये तो शुक्र है कि आज कराची में मैच नहीं है, आज मुल्तान में है वो। लेकिन इसके यहाँ ये टारगेट क्यों है, क्योंकि आई डोंट नो, ये वो तो एडिशनल IG ने ये कहा है कि उनके दफ्तर पर अटैक हुआ। हो सकता है कि एडिशनल IG खुद टारगेट हो इसका, क्योंकि नॉर्मली वहाँ कोई कैदी वैदी तो नहीं रखे जाते, उस तरह के वो नहीं किए जाते। ये वो जगह है जहाँ पे नॉर्मली जो जिस तरह एक पुलिस स्टेशन होता है उस तरह की चीज़ है। तो ये मेरा ख्याल है, अब इस पे जाहिर है जब अभी सिचुएशन क्लियर होती है तो हमें पता चलता है कि वो रास्ता, वो जो गुजरगाह है, वो PSL की टीमों ने वहाँ से गुजरना है, उस लिहाज से इम्पोर्टेंट इसकी है। अदरवाइज आप मेन सड़क है, यही मेन सड़क है उसमें, इस वजह से इसकी और सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है उसमें। अब ये पता चलेगा और इसकी वजह से अब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में PSL के मजीद मैचेस हैं, और ये याद रखें PSL का फाइनल जो है वो लाहौर में है, और अब उनकी टीम को और ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि ज़ाहिर फॉरेन प्लेयर्स भी इसमें हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है तो अभी तो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है,
और ये सिचुएशन अगर इस तरह ख़राब होती है तो हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। और कराची चूँकि इकनॉमिक हब है तो कराची में होने वाले वाक़े की और ये भी हो सकता है, इस पर भी और अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये टारगेट होकर कहीं और भी टारगेट हो सकता है, कराची के किसी और जगह भी टारगेट की जा सकती है। कराची को जिस तरह आपने शुरू में कहा, कराची ने बहुत खून देखा है, बहुत खून खराबा देखा है, हर तरह की वो देखी है, लेकिन हम कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाते हैं। हमने जो है वो 2013 का जो ऑपरेशन हुआ और फिर सारा चीज़ें हुई नॉर्थ वजीरिस्तान शिवा, हमने देखा कि सवात में हम रिलैक्स हो गए। हमने देखा कि हम जो है वो एक्स फाटा के एरियाज में रिलैक्स हो गए। जब आप रिलैक्स होते हैं, क्योंकि ये ऑन गोइंग वॉर है, तो जब आप रिलैक्स होते हैं तो फिर उनको मौका मिल जाता है। जब आप उनसे बातचीत करते हैं तो उनको मौका मिल जाता है अपने आप को रीग्रुप करने का। और यही शायद हमसे मुखलतियाँ अफगान पॉलिसीज़ में रही कि हम जहाँ नेगोशिएशन में जाते हैं, नेगोशिएशन इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन जब आप जाते हैं तो आपको इस चीज़ को भी गौर करना पड़ता है कि उसकी वजह से वो रीग्रुप होते हैं और फिर अटैक करते हैं वो। तो अब ये एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ये जो टारगेट है, माजी में भी हमने देखा है कि ये एक टैक्टिक होती है उनकी तरफ से, टाइम गेन करने के लिए, अपने आप को मजीद मुनज़्ज़म करने के लिए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम जो हैं वो शायद थोड़ा तवज्जो हमारी हट जाती है, ये रिलैक्स हो जाते हैं। बट खैर, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और अब्बास साहब, आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली जब भी थोड़ी नॉर्मलसी वापस आने लगती है, थोड़े हालात नॉर्मल होने लगते हैं, महंगाई की वजह से पहले ही अवाम परेशान है, कारोबार लोगों के चल नहीं रहे, फिर अगर दहशतगर्दी मुल्क में आ जाती है तो आपको पता है कि उसमें क्या हालात होते हैं, अवाम कहाँ कारोबार करेंगे, कहाँ कमाएंगे, क्या हो रहा है। अभी कराची में ये जो अटैक चल रहा है, अगेन अभी रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन जारी है दहशतगर्दों के खिलाफ। हम उस पर तो अभी नहीं कह सकते कि क्या हमारे पास इत्तलात हैं, बाद में पता चलेगा जब हुकूमत बताएगी। बट ये हो जाना कराची में, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अनफॉर्चुनेट है वैसे, और उसकी वजह सिंपल है, जैसे मज़हर अब्बास साहब फरमा रहे थे कि इश्यूज़ पाकिस्तान को किसी एक किस्म के नहीं है, इट्स मल्टी डायमेंशनल इश्यूज़ है। इकॉनमी एक इशू है, टेररिज्म दूसरा इशू है, लॉ एंड ऑर्डर तीसरा है, पॉलिटिकल केओस अपनी जगह है, करप्शन के इश्यूज़ अपनी जगह पे, इट्स सो मेनी इश्यूज़। और उसमें इस तरह का इशू कराची, मतलब हमारी शहर है, एवरीबडी नोज कि कराची जो है ना हमारी लार्जेस्ट टैक्स कलेक्शन कराची में होती है, वहाँ इस तरह का इशू होना और पीएसएल के मौके पर एक जो सिग्नल जाएगा उसके अपने कॉनोटेशंस बड़े खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और इसमें मैं किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि कराची एक सेंसिटिव इशू है, बट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि हमारी प्रेफरेंसेस हैं क्या एज अ स्टेट, हमने किस चीज़ को प्रेफरेंस देना है। क्या दहशतगर्दी ऐसी है जिसको कुछ देर के लिए, क्योंकि अब इस वक्त पॉलिटिकल गेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस या किसी तरह पॉलिटिकल सर्कल में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारी को स्टेट मशीनरी का जो फोकस है वो आप एक साइड पे करके और आप कराची या फाटा या केपीके को अगर आप मिस आउट करना शुरू कर दें, एट द एंड ऑफ द डे वो कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन इफेक्ट में आके पूरी इकॉनमी को, पूरी स्टेट को पकड़ेगा तो सही। सो प्रायोरिटीज एज अ स्टेट जो तय करनी थी वो शायद वो भी नहीं हो पा रही। एंड जो प्रेजेंट सेटअप, जो प्रेजेंट हमारी जो गवर्नमेंट है, एक कोalition पार्टनर्स की मौजूदगी जो इस्लामाबाद बैठी है, आई एम श्योर कि टेररिज्म अगर उसको प्रायोरिटीज वाइज किया जाए कि जी इस वक्त आपकी कौन सी प्रायोरिटी, तो शायद वो 10 से भी नीचे चला जाएगा। प्रायोरिटी 1 कुड बी समथिंग एल्स, पहली कैबिनेट हो सकती है, फिर अपनी कोalition हो सकती है, फिर कहीं शायद इकॉनमी आएगी। लेकिन टेररिज्म आई कैन अंडरस्टैंड कि इस वक्त पाकिस्तान अगर केपी और कराची इन दोनों के दरमियान में अगर आज भी हमने अपनी वो लाइंस ड्रॉ ना की कि पाकिस्तान को किस स्टेट पर लेकर निकलना है, देखिए जो पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल इशूज हैं वो दुनिया के बाकी वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। सो बाकी दुनिया जिस तरीके से टेररिज्म को डील करती है, हम उस तरह डील नहीं कर सकते। अफगानिस्तान ऑन वन साइड, ईरान दूसरी साइड के ऊपर है, चाइनीज बॉर्डर, इंडियन बॉर्डर, आप 4 ऐसे मुमालिक में जिनकी अपनी अपनी खद्दो खाल अपने इशूज हैं। तो समवेयर एक जो अफगानिस्तान और ईरान का जो इशू है, अगर आपने इसको सेंसिटिवली हैंडल ना किया, ये प्रॉप करता रहेगा और अल्लाह ना करे ऐसी चीजें आएंगी तो इंटरनेशनली आपको जिस तरह एनविजिज किया जाएगा, आपकी सारी मईशत के हवाले से जितनी फॉरवर्ड आपकी जो गेन्स हैं पड़े, वो सारे रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। सो आई होप कि इस वक्त जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं उनको थोड़ी सी अकल है इस हवाले से कि इस इशू के ऊपर सोचा जाए। लगता तो है कराची के सीपीओ का ऑफिस है, दोनों ने अगर सीपीओ के ऑफिस के ऊपर आपकी ये लैगनेस है तो वेयर डू यू स्टैंड? मज़हर अब्बास साहब ने भी ये बात की कि तवज्जो शायद हमारी उस तरीके से इस इशू पे नहीं रहती है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। सो इस वक्त आपको लगता है वाकई कि ये हुकूमत की
प्रायोरिटीज लिस्ट में ये चीज़ नहीं है। हम देख लें जो असल इश्यूज़ हैं जिससे आवाम रोज़ बरोज़ तंग आ चुकी है, वो महंगाई है, और अब दूसरी ये भी चीज़ शुरू हो गई है। अल्लाह ही खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मदर साहब ने भी जो है वो मतलब है कि बड़ी मुदल्लल किस्म की गुफ्तगू की है, और मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, इन्होंने भी जो है काफ़ी उस पर अपना नुक्ता नज़र बयान किया है। ये ठीक है कि ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात फिर शुरू हुए हैं, इनको शुरू नहीं होना चाहिए, और यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की हुकूमतों ने बहुत, और पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर जो है वो पाकिस्तान के अमन को बहाल किया था। आपको याद होगा कि 2013 में जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी, तो कराची के हवाला से बात हो रही है, तो उस वक्त कराची हिट लिस्ट पर था। कराची में मतलब है कि टारगेटेड किलिंग के बेशुमार वाक़यात थे, दहशतगर्दी के वाक़यात थे, फिर ज़रब आज़ब हुई, और आपने देखा कि मतलब अल्लाह के फजल करम से वो बड़ी कामयाब रहा, और उसमें ये हुआ कि ना सिर्फ कराची की रौनकें बहाल हुई बल्कि पूरे पाकिस्तान में दहशत गर्दी के जो वाक़यात थे, अगर मैं कहूँ कि 95% फ़र्क पड़ा, तो ये मतलब है कि मेरा दावा दुरुस्त होगा। लेकिन जो हालिया ज़ाहिर है लहर है, आप देखें कि ये नहीं हम कह सकते कि ये फ़ौरन कोई आनन फानन शुरू हुई है। इसमें आपको याद होगा कि आज से 1 साल पहले ये शिकायत आनी शुरू हो गई थी KPK से कि उधर मतलब है कि वो आपको याद है लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, और फिर वो लोगों से भत्ते लेने के वाक़यात शुरू हो गए, हत्ता कि जो उस वक्त की सूबाई हुकूमत थी उनके वज़रा कहते थे कि उनसे मतलब है कि वो भत्ते मांगे जा रहे थे और थ्रेट्स दिए जा रहे थे। बहरहाल ये हमारा एक कौमी मसला है, इसके ऊपर यकीनी तौर पर मैं नहीं समझता कि मतलब है कि कोई सियासत करने की किसी को ज़रूरत है या कोई सियासी बयान देने की ज़रूरत है। हाँ, ये है कि जो प्लानिंग हमने की जिससे 2013 से लेकर 2018 तक बालतर होने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली होता नहीं हमारे मुल्क में। हाँ, 2013 से लेकर सादिया 2018 तक जो है इस दहशतगर्दी के वाक़यात को कंट्रोल किया। फिर आप को याद होगा कि इसके ऊपर एक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है वो इत्तफ़ाक़ राय के साथ एक मतलब है कि ज़ाहिर है कि वो एक ज़ाब्ता जो था और एक जो मतलब है तय पाया था कि इसको किस तरीके के साथ कंट्रोल करना है। मैं समझता हूँ कि उस नेशनल एक्शन प्रोग्राम को दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है और उस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। अगर हम उस पर करते हैं तो सही कह रहे हैं, मसला वही है ना मजहर साहब ने जो पहले बात की कि रिलैक्स हो गए, नेशनल एक्शन प्लान वो नुकात बनाए तमाम सियासी जमातों ने कि जी इस पर अमल दरामद करेंगे, वो कहाँ गया, कितना अमल दरामद हुआ। बहुत सारे नुकात हैं जिन पर शायद तवज्जो ही नहीं दी गई, वो नेक्टा एक बनी थी, उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है। छोटी सी गुजारिश करूंगा, इसी से एक चीज़ मैं जो जोड़ने की कोशिश जी मुकम्मल कीजिए जी। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि आपने देखा कि अभी जब से तालिबान की गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में आई, ये एक बड़ी मेजर चेंज आई है पिछले दिनों में, और उसके बाद जाहिर है कि आपने इंडिया के जो मतलब है कि जिस तरह से है, पाकिस्तान के कोई दुश्मन एक तरफ से नहीं है। पाकिस्तान जो है मतलब है कि वो बॉर्डर अफ़गानिस्तान का जो है इंडिया को जो है वो बहुत बड़ा है, और वहाँ पर आपको पता है कि बॉर्डर के बिल्कुल साथ जो हमारे जो दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन हैं, वो जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर वक्त किसी न किसी साजिश में, हर वक्त किसी न किसी प्लानिंग में वो शामिल रहते हैं। तो लिहाजा मतलब है कि वहाँ पर इन इलाकों को कंट्रोल करना, इन इलाकों के अंदर ऑपरेशन, मैं तो समझता हूँ कि हमें एक मुसलसल ऑपरेशन की ज़रूरत है वहाँ पर। और वहाँ पर हमारी कि हम अभी जो मुल्क के अंदर सियासी बहरान है, जो अफरा तफरी है, जो एक केओस मचा हुआ है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है,
उसमें हम बार बार कहते हैं कि जी इलेक्शंस हो जाएंगे तो शायद हालात ठीक हो जाएं, हालांकि उस पर भी सवालिया निशान है, बट एटलीस्ट ये ज़रूर है कि थोड़ा ये जो आजकल खींचातानी है ये थोड़ी कम हो जाएगी एटलीस्ट। अब इलेक्शंस ना हो टाइम पे ये आर्ग्यूमेंट बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आता है कि जी हुकूमत नहीं चाहती क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, इलेक्शन में जाएंगे तो हार जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में जाके 3 चीज़ें बताते हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत फंड्स नहीं दे रही, फ़ौज कहती है कि जी हम सिक्योरिटी के लिए अपने लोगों को, फ़ौजियों को प्रोवाइड नहीं कर सकते, और जुडिशरी जो है वो जुडिशल ऑफिसर्स नहीं दे रही, जैसे वो रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाए थे 2018 के इलेक्शंस में। आज का वाक़या, पेशावर का वाक़या, इस्लामाबाद में जो हुआ, आपको लगता है कि ये उस तरफ सिलसिला जा रहा है कि इन सारों के आड़ में क्या माहौल इस वक्त बड़ा ख़राब हो गया है, इलेक्शंस नहीं हो सकते? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, उसकी वजह यह है कि 2008 के इलेक्शन जब हुए थे तो बहुत बड़ा पाकिस्तान की सियासी तारीख का बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, दहशतगर्दी का। 27 दिसंबर का जो वाक़या था बेनज़ीर भुट्टो की मदद का, तो उसके बाद फिर इलेक्शंस हुए। 12 जनवरी में इलेक्शंस हो गए, उसमें जनवरी या फरवरी में इलेक्शंस हो गए उसमें। फिर 2013 के जब इलेक्शंस हुए थे तो टेररिज्म अपनी पीक के ऊपर था, और वो तो पॉलिटिकल लिंक टेररिज्म था। यानी उसमें तो आप ख़ास तौर पे आप देखें कि उसमें 2 या 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो टारगेट थी उसमें। यानी खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी के जलसों को, उनके लीडर्स को चुन चुन के मारा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंडर थ्रेट थी, उनके लोगों को टारगेट किया गया। कराची में MQM अंडर टारगेट थी, और तालिबान ने स्पेसिफिकली ये कहा था उन्होंने कि हम इनको टारगेट करेंगे। और अभी भी रिसेंट 1-1.5 महीने पहले भी TTP ने PMLN को वॉर्न किया है। उस वक्त PMLN टारगेट नहीं थी, उस वक्त PTI टारगेट नहीं थी, उस वक्त जो टारगेट बनी है वो तो ANP और पीपल्स पार्टी और MQM बनी थी। अब ये एक नई चीज़ सामने आई है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शंस हुए। 2013 के इलेक्शंस हुए, इसी तरह 2018 में भी। 2018 के जब इलेक्शंस हुए तो वो रिलेटिवली पीसफुल इलेक्शन थे। उसकी वजह यह है कि जो 2013 के बाद जो ऑपरेशन हुआ, जिसकी अभी जिक्र कर रहे थे, और उस ऑपरेशन के वक्त जब नॉर्थ वजीरिस्तान वगैरह में ऑपरेशन हो रहा था, तो नवाज शरीफ, जनरल राहील शरीफ ने नवाज शरीफ से बात करके नवाज शरीफ साहब को इमरान खान के घर भेजा, और नवाज शरीफ इमरान खान के घर गए। उसके बाद फिर हमने देखा कि बीच में एक मुज़ाकरात का प्रोसेस हुआ, लेकिन वो मुज़ाकरात ब्रेक डाउन हो गए, और उसके बाद ऑपरेशन हुआ। और उस ऑपरेशन में जाहिर है शुमाली वजीरिस्तान, सवात, मालाकंड, ये सारे, और फिर कराची में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। उसके नतीजे में 2018 के इलेक्शन 2013 के मुकाबले में रिलेटिवली बेहतर इलेक्शंस हुए लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसी तरीके से हमने उसके बाद की जो सूरत हाल देखी है हमने उसमें, लेकिन ये जाहिर है कि तालिबान की गवर्नमेंट का रिवाइव होना, और ये याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ तालिबान नहीं, पाकिस्तान के अंदर बेइंतहा ग्रुपों के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, वो किसी भी वक्त एक्टिव हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन इश्यूज हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिर्फ तालिबान नहीं है, सिर्फ अलकायदा का एलिमेंट मौजूद नहीं होता, सिर्फ दाइश का एलिमेंट मौजूद नहीं होता, ईरानियन बलोचों का एक एलिमेंट वहाँ मौजूद है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, जिसको अनफॉर्चुनेटली 2014 में जब APS का वाक़या हुआ था, तो हमने नेशनल एक्शन प्लान में उस चीज़ को हमने उस तरह एड्रेस नहीं किया, और हम टेररिज्म से जो है वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले गए। और एक्सट्रीमिज़म जब फैलता है सोसाइटी में तो वो टेररिज्म को जन्म देता है, और वो वल्नरेबल हो जाते हैं ये सारे नौजवान कि उनको कोई भी ग्रुप जो है वो मोल्ड कर लेता है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है ये बहुत अलार्मिंग है। आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और फिर आपकी सिक्योरिटी। जब सिक्योरिटी की सिचुएशन ख़राब होती है तो कोई इन्वेस्टर नहीं है। लेकिन इलेक्शंस को आगे बढ़ाना इस ग्राउंड पे ये बहुत डेंजरस होगा। मेरा ख्याल है इलेक्शंस पे को लेट नहीं करना चाहिए, इलेक्शन को इसके प्रीटेक्स्ट में नहीं करना चाहिए, वरना सिचुएशन किसी के भी काबू में नहीं होगी
उसको बिल्कुल एक सेपरेटली चीज़ों को देखना चाहिए, नहीं आएगी। और आपने सही कहा कि इससे ज़्यादा बुरे हालात में हो चुके हैं इलेक्शन, तो इस वक्त कोई वजह नहीं बनती इलेक्शन को डिले करने की। लेकिन ऑब्वियसली जैसे इदारे ने करवाना है, उनके चीफ जो बात कर रहे हैं उस पर भी ज़रा बात करते हैं। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी जो कराची के हवाले से इत्तलात यही हैं कि इस वक्त ऑपरेशन जारी है। पुलिस और फौज के कमांडोज जो हैं वो उस पुलिस ऑफिस के अंदर जा चुके हैं और ये खबरें हैं कि जी 6 से 8 पुलिस के मुताबिक और 8 से 10 जो तर्जुमान हैं रेंजर्स के, वो ये बता रहे हैं कि दहशतगर्द इस वक्त बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। फायरिंग अभी की आवाज़ें आ रही हैं, ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो ब्रेक पे जाने से पहले मैं मजहर साहब से पूछ रही थी, ऑन अब्बास साहब, वो कहते हैं कि ऑब्वियसली इससे ज़्यादा बुरे हालात के अंदर इलेक्शंस हुए तो उनको डिले नहीं होना चाहिए। अब ये मुझे बताइए कि प्रेसिडेंट साहब ने ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि उनकी मुशावरत के साथ सदर साहब सेक्शन 57(1) के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। उनसे मुलाकात नहीं हुई। अब 20 फरवरी को जो है उनको बुलाया है उन्होंने ऐवान सदर में, लेकिन जो साथ ही साथ जिस इदारे ने करवाना है उसका चीफ जो 3 वजूहात बताता है, उस पर आप क्या कहेंगे कि वो हुकूमत फंड्स नहीं दे रही है, जुडिशल ऑफिसर्स जुडिशरी नहीं दे रही है और सिक्योरिटी के लिए फौजी जो हैं वो फौज नहीं दे रही है? अच्छा, इसमें इट्स वेरी फनी बाय द वे, आप इन लॉजिक्स के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, एक एक लॉजिक के ऊपर, तो आपको सिवाय इसमें एक वो शुगल के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। दुनिया की जो बड़ी बड़ी जमहूरियतें सारे भी उन्होंने जंगों में इलेक्शन करवाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 में ख़त्म नहीं हुई थी तो उस वक्त जब इलेक्शन हुआ था तो चर्चिल इलेक्शन हार गया था। उसी जंग के दौरान आखिरी 6 महीनों में इलेक्शन हुए थे, चर्चिल उसमें इलेक्शन हार गया था। सो दुनिया में कभी भी जमहूरियतें किसी वजह से लॉजिक की वजह से नहीं रुक पाती, क्योंकि अगर ये तसलसल टूट जाए तो फिर अवाम का जो कंट्रोल है रियासत के ऊपर, जो अवाम का राइट है, वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि आप ये देखिए कि पिछले साल बाई इलेक्शन हो रहे थे, आपको याद होगा जब सितंबर में हमारे ना 9 सीटों के ऊपर इस्तीफे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे, तो अचानक आउट ऑफ नोवेयर इलेक्शन कमीशन ने लेटर निकाला, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है, इलेक्शन पोस्टपोन कर देते हैं जी। और रीज़न क्या थी कि सिंध में स्कूल गिर गए और हमारे पास क्योंकि सारी जो हमारी फोर्सेज हैं वो सैलाब में इस वक्त हुए, और ये सैलाब के 3 महीने बाद, सैलाब जुलाई में आया था, इलेक्शन सितंबर में था, 1 महीना डिले कर दिया। मैं आपको बताऊं, मुल्तान में हमारा बाई इलेक्शन 1 महीना डिले कर दिया। मुल्तान में 1 साल बारिश कोई नहीं होती, उन्होंने कहा सैलाब आ गया। तो लॉजिक से अब ये देखिए, ये हम सबको पता था कि जब हम इस्तीफा देंगे इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना। लॉजिक्स की बात थी, मंतक ये ढूंढ रहे थे। तो पहली मंतक तो गवर्नमेंट ने कहा जी पैसे नहीं देने, जी हमारे पास पैसे नहीं। आप ये बताएं, पिछले 10 महीनों में क्या इस गवर्नमेंट ने सड़कों नालियों के लिए क्या फंड नहीं दिए? एक MNA को 45 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट फंड इशू हो गए। आप ये देखें कि 180 के करीब इनके लोग हैं, और कुछ नहीं तो 70-80 अरब रुपया सिर्फ सड़कों नालियों पे इशू कर दिया। इलेक्शन के लिए 39 अरब रुपया इनके पास नहीं है, खत्म। फोर्सेज का इन्होंने जो वजारत दाखिला लेटर लिखा, फोर्सेज कौन सा पाकिस्तान में से ऑपरेशन चल रहा है जहां फोर्सेज मसरूफ है? कोई खास ऑपरेशन नहीं। केपी में अगर कोई है किसी लिमिटेड माहौल में तो उसका कम से कम हमें नॉलेज नहीं है। सो ये अपनी जगह लॉजिक। जुडिशरी के लोग अवेलेबल क्यों नहीं है? कोई लॉजिक बताए, वो किधर मसरूफ है? क्या वहां पे कोई केसेस बहुत ज्यादा इल्तवा आ गया है, कोई बहुत बड़ी इनकलाब आ चुका है इस वक्त अदालतों में कि वहां पे सारे वहां मसरूफ है? इश्यूज देखिए, बात यह कि अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाना वो एक अलग इशू है। सो उस मंतक को किस तरीके से आवाम को पागल बनाना, ये इंटायरली आप पे डिपेंड करता है। आप मंतक तो कम से कम वो बनाए जो हमें अकल को लग जाए। पॉइंट ये है, आप दुनिया की हर चीज पूरी कर लें, इलेक्शन फिर भी नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन का जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, वो हम समझ चुके हैं कि ये लोग इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। अब अली गौहर बलोच साहब, इस चीज़ का ज़रा जवाब दीजिएगा। ऑब्वियसली 57(1) सेक्शन जिसके तहत प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे आके मुलाकात करें और उसके तहत वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान उनसे मुशावरत के बाद कर सकते हैं।
अगर सदर साहब ऐलान कर देते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से बेंच ने कहा, जजेस ने कहा कि पंजाब में पोल्स का जो मामला है उस पर अगर चीफ जस्टिस साहब चाहें तो वो सो मोटो नोटिस ले सकते हैं, वो देखेंगे कि 184(3) आर्टिकल की ज्यूरिसडिक्शन में आता है कि नहीं आता, वो उनका डिसीजन है। अगर सुप्रीम कोर्ट लेट से कल को ये कह देती है कि इलेक्शन कराएं, तो क्या करेंगे आप लोग? ये जो अभी तौजीहात पेश की जा रही हैं, दलाइल पेश किए जा रहे हैं इलेक्शन की ताखीर को लेकर, ये तो सब धरे के धरे रह जाएंगे, या फिर जो एक इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में अदालत का हुक्म नहीं माना गया वैसे ही करेंगे यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पहली बात तो ये है कि इलेक्शन जो कानून और आइन में वक्त मुकर्रर है उस पर होने चाहिए, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। और हमने तो कानून और आइन के लिए, उसकी बहाली के लिए जो जद्दोजहद की हमारी पार्टी ने की, हमारी लीडरशिप ने की, हम उसका बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगत चुके हैं और भुगत रहे हैं। और अगर कोई ये आज फिर से गाने लगा के और तकरीरें करके ये बावर कराना चाहे कि वो जनाब कोई बड़ा उसको सरखाब के पर लगे हैं और वो कोई आइन और कानून की बालादस्ती चाहता है, नहीं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ मुल्क में इलेक्शन एक्चुअली नहीं चाहते, मुल्क में इंतशार चाहते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि हम इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, मुकन्ना एक अलग इदारा है, अदलिया एक अलग इदारा है, कोई सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है। सबसे पहली जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आती है। जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि अदलिया ने इनकार कर दिया है कि हम अपने लोग नहीं स्पेयर कर सकते, एक तरफ तो अदलिया आपके बकौल या इनके बकौल ये फैसला कर रही है कि जनाब हमें इलेक्शन में जाना करवाएं और इलेक्शन में जाना चाहिए, जिस तरह आपने कहा सुप्रीम कोर्ट कर दी। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा तो अदालत के अंदर, वो जाहिर है ना, तो वो झूठ तो नहीं कह सकते ना। जाहिर है उन्होंने अदलिया से कोई रिटर्न लिया होगा, कोई उसको रिटर्न में से भेजा, कोई लेटर भेजा होगा, तो जिसके जवाब में उनको कोई चीज़ आई हो। लेकिन देखे सादिया, जब तक हम इन तमाम चीज़ों के शाको सबाक का हवाला नहीं देंगे ना, तो ये सारे मामलात और गुत्थियाँ सुलझ नहीं सकती। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जिस वक्त ये 2018 का इलेक्शन चुराया गया था, हमने 2018 के इलेक्शन के बाद 5 साल हर प्लेटफार्म के ऊपर, बल्कि एन उस इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो उस वक्त की अपोजिशन की पार्टी थी, एहतजाज किया था कि इस मुल्क में ये इलेक्शन रिग्ड हुए। प्री पोल रिगिंग भी की गई और RTS सिस्टम के ज़रिए भी की गई। लेकिन इसके बावजूद हम उन असम्बलियों का हिस्सा रहे, हम उन असम्बलियों के अंदर बैठे रहे। हम भी चाहते तो इस्तीफे देकर बाहर आ सकते थे, इंतजार फैला सकते थे। रोज़ नवाज शरीफ साहब की, और वो तो जेलों में बंद थे, लेकिन उस वक्त आपने देख लिया कि ये ज़िमनी इलेक्शन में से। मेरी गुजारिश सुन लेना, आपने इनकी बात सुनी है, मैं कोशिश करूँ आपकी तरफ से आते हैं। जी जी फरमाइए, मुकम्मल कीजिए। मैं आपकी बात ये सुन रही हूँ। मैं आपसे सप्लीमेंट्री सवाल ये कर रही हूँ कि जब ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस ऑब्वियसली ऐसी है कि इलेक्शन से भागना चाहते हैं, तो जो महंगाई है, जब मरियम साहिबा खुद बैठ के कहेंगी कि हुकूमत हमारी नहीं है, तो वो ऐसा नैरेटिव उनका जोर पकड़ जाता है कि वाकई फरार चाह रहे हैं आप? नहीं, बात ये नहीं है। खैर, वो एक अलग बहस है कि मरियम साहिबा ने जो बात की है वो किस पैराए में की है या उसको किस तरह से बयान किया जा रहा है। क्योंकि इत्तेहादियों की हुकूमत है, PMLN की तो गवर्नमेंट नहीं है कि सिर्फ जिम्मेदारी मतलब है। हमने ज़ाहिर है हम इकट्ठे हैं, हम तो तमाम पार्टीज़ के साथ खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे और हम अपने आप को जवाबदेह समझते हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो कारकर्दगी के हिसाब से उनका इशारा 2013 से 2018 के कामयाब एक वक्त की तरफ था, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने और PMLN ने डिलीवर किया था। देखिए, गुजारिश ये है कि जो इस वक्त अगर हम कहेंगे ना कि मट्टी डाल के आगे बढ़ो, मतलब है कि कोई एक बंदा जुर्म करता है, मुल्क के निज़ाम को सोप टाच करता है, और हम उन इश्यूज़ के ऊपर सारे इकट्ठे बैठकर उनका मेरिट पर फैसला नहीं करते। इसका मतलब है कि 2018 के इलेक्शन चोरी करने वालों को और चोरी करवाने वालों को माफ़ कर दिया जाए और अगले इलेक्शन करवा दिया जाए। 2018 के नतीजे में इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने वाला है वो तबका जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर डाला, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए, उनको माफ़ कर दिया जाए, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ना हो, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, और सिर्फ इसका हल ये है कि आप अगले इलेक्शन की तरफ चले जाएं।
जिन लोगों ने इलेक्शन चोरी करने के बाद मईशत को तबाह किया, जिन लोगों ने असम्बलियों को, जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुल्क में सियासी इंतशार फैलाने के लिए 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ डाली, हम क्या मतलब है कि उन लोगों वो लोग जवाबदेह नहीं है किसी कानून के कटहरे में। आज भी देखें, बड़ी मज़ाइका खेज बात है कि एक तरफ PMLN के लोग हैं, वो तौहीन अदालत में आज भी डिस्क्वालीफाई हैं 5-5 साल के लिए, एक तरफ लाडलापन है कि इमरान न्याजी साहब को रिलीफ मिल जाता है, यूसुफ रजा गिलानी साहब की प्राइम मिनिस्टर शिप चली जाती है, मैं इस पे आ जाती हूं कि क्या आप लोग अभी भी ये बात करते हैं मजहर अब्बास जब तक मैं एक बात मैं सिर्फ 2 लफ्ज में एक बयानिया आ रहा है कि शायद अभी भी सिस्टम के लाडले हैं खान साहब, मैं 2 लफ्ज की एक ऑडियो आ जाती मुबैयना परवेज इलाही साहब, मुकम्मल कर लीजिए बलोच साहब, मैं जाऊं फिर मजहर दो लफ्ज में मैं अपनी बात मैं सिर्फ 2 लफ्ज कहूंगा, मैं सिर्फ 2 लफ्ज कहूंगा जी, फरमाइए। मेरा मेरी जाती राय ये है, मैं मतलब है कि इवन मतलब है कि जाहिर है हमारी पार्टी में भी जाहिर है इन चीज़ों पर डिस्कशन होती हैं। मेरी जाती राय ये है, इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल वक्त पर होने चाहिए, लेकिन अगर हम इन तमाम मामलात को एड्रेस किए बगैर अगले इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो पाकिस्तान की मईशत, सियासत और पाकिस्तान का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, मैं तो कह रही हूँ, मैं आपके साथ हूँ। सब स्टेक होल्डर्स को बैठ के हुकूमत थी, उनकी तरफ से सब स्टेक होल्डर्स को बैठ के शहजाद अकबर साहब बताते थे पलंदे लेके ये हुआ वो हुआ। मैं उनसे भी यही सवाल आज भी करती हूँ कि भाई आप लोग मंतकी अंजाम तक तो किसी केस को पहुंचा नहीं सके, लोगों की बरियत हो जाती है या जमानतें हो जाती हैं, कुछ नहीं हुआ। अब आप भी वही बातें कर रहे हैं कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, फिर इन बनाए केसेस, जेलों में डालें, इनको सजाएं दें अगर इन्होंने मुल्क को लूटा है तो। मैं मजहर अब्बास साहब फरमाइए, जेलों की बात नहीं कर रहा, मैं जवाब दे दे जवाब नहीं, मैं मादरत के साथ मैं जेलों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ करप्शन केसेस की बात नहीं कर रहा। मैं देखें, पाकिस्तान का आइन तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने 6-0 के साथ फैसला दिया कि नहीं दिया कि जो सूरी के जरिए असेंबली तोड़ी गई, उसकी भी सजा है ना। तो सूरी के ऊपर आर्टिकल 6 लगता है कि नहीं लगता? मैं ये कहता हूं कि एक टोला पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहा है, मजहर साहब इस पे मैं आपसे जवाब देने की कोशिश कर रही हूं कि जी खान साहब अभी भी सिस्टम के लाडले हैं, ये जो एक पीडीएम का नैरेटिव। ओके मजहर साहब, ओवर टू यू। देखिए, अभी ये जो अगर लगाया जाता है ना कि ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत कहाँ चली जाएगी अगर इस तरह हुआ, यही सवाल उस वक्त भी उठा था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जा रहा था। और बेहतर होता कि इमरान खान साहब अपना पीरियड कंप्लीट करते हैं। जो भी सिचुएशन थी, जो जवाब पेश किया गया वो अदम एतमाद की तहरीक लाने का, वो जवाब में बहुत ज़्यादा वज़न नहीं नज़र आता। उसकी वजह यह है कि या तो आपके पास ऐसा प्लान होता ना कि आप इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके चीज़ों को बेहतर कर लेते, तो आप नहीं कर सके 10 महीने में। 10 महीने में इकोनॉमिक डिज़ास्टर हुआ। अब आप उसको ब्लेम करते रहें पिछली हुकूमतों को, हो सकता है ज़ाहिर है उनका भी फॉल्ट होगा, लेकिन जो उसकी वजह से आप अदम एतमाद की तहरीक लाए थे उसमें कामयाबी आपको नहीं मिली उसके बाद कि आप या तो आप फ़ौरन इलेक्शन करा देते। अब आज भी एक तबका कहता है कि हमें फ़ौरन इलेक्शन करा देने चाहिए थे, लेकिन अब ये बर्डन आपको ही जो है मौजूदा हुकूमत को ही जो है वो फेस करना पड़ेगा, और वो फेस कर रहे हैं। उसमें उसकी पॉलिटिकल प्राइस भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये जो सिचुएशंस है, इसकी वजह से इलेक्शन में ताकीर आपको उस खाई में, जो उस दलदल में आप फंसते चले जाएंगे, नहीं होनी चाहिए, और ये फंसते चले जा रहे हैं। बात बताइए, बिल्कुल ठीक है, ये जो इमरान खान ने बुध से ऐलान कर दिया है कि लाहौर से शुरू करने जा रहे हैं जेल भरो तहरीक, अब पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें तो ऐसी कोई मुनज़्ज़म तहरीक तो नहीं चली है जिससे कोई फ़ायदा हुआ हो कि आप रज़ाकाराना तौर पे जेल के बाहर जाके खड़े हो जाएं, आपके गिरफ्तार कर लो। तो ये कौन से कानून के तहत इनकी गिरफ्तारियां होंगी, क्राइम कमिट किए बगैर? ये किस तरीके से अंडर प्रेशर ला सकेंगे हुकूमत को जो ये चाह रहे हैं कि फौरी इलेक्शंस का ऐलान हो जाए? ये क्या आखिरी कार्ड है इमरान खान साहब के पास, पीटीआई के पास, जेल भरो तहरीक का?
देखिए उन्होंने उनको उस तरीके से, जाहिर है उन्होंने अर्ली इलेक्शंस के लिए जो मूवमेंट चलाई थी उसमें कामयाबी नहीं मिली, अर्ली इलेक्शंस नहीं हो पाए, अब तक नहीं हो पा रहे। 2 मरतबा उन्होंने अटैम्प्ट की, 25 मई का प्री मेच्योर अटैम्प्ट थी जो खुद बाद में एडमिट किया कि हमारी तैयारी नहीं थी। इसी तरीके से 26 नवंबर की जो उन्होंने धरना दिया था वो भी अगेन धरने का नाम लिया, लेकिन एक दिन में जलसा करके ख़त्म कर लिया। तो उससे एक डिसअपॉइंटमेंट उनके वर्कर्स में, उनके कैडर में आई, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आई कि आपने यानी तैयारी इस तरह की थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें जो है उस तरीके से नहीं हुई, ख़त्म कर दी गई उस पर। अब ये जो फिर उन्होंने पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जब तहलील की, तो वो भी मेरे नुक्ता नज़र से ये नहीं सोचा कि इसके बाद क्या होगा, इसका फॉलो अप क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उस कॉन्सिक्वेंसेस में आप अपनी पार्टी किस तरह सफ़र करेगी चीज़ को। लेकिन वो हो गई बहरहाल। अब यही जेल भरो तहरीक, मुझे नहीं पता कि इसका पूरा क्या खाका है, क्योंकि मुझे तो याद है 78 में जर्नलिस्टों की मूवमेंट का मुझे याद है, जर्नलिस्ट की मूवमेंट में वहाँ गिरफ्तारी भी दी जाती थी और जर्नलिस्ट मूवमेंट में ये तय था कि जब गिरफ्तारी जो लोग देंगे वो फिर जमानत नहीं कराएंगे अपनी, वो केस ख़त्म होगा तो वो बाहर आ जाएंगे। अब ये लेकिन इसमें जो पूरे उसमें इमरान खान को जो कामयाबी मिली, कामयाबी ये मिली कि उनका सियासी वर्कर मुसलसल, पीटीआई का सियासी वर्कर मुसलसल मुतहर्रिक है, ठीक है, वो मुसलसल सड़कों पे है, वो ऑन ग्राउंड है, वो सवाल भी करता है पार्टी से। बिल्कुल ठीक है। मुझे राइट, अनफॉर्चुनेटली मुझे बताया जा रहा है टाइम थोड़ा है, जरा इस पे लास्ट कमेंट में ऑन अब्बास साहब आपसे जानना चाहूंगी। जेल भरो तहरीक का मुझे याद है पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे ये सवाल किया था, आपने कहा इलेक्शन भी लड़ेंगे और जेल भी जाएंगे, तो कौन से जुर्म के तहत जा रहे हैं, कौन से कानून के तहत गिरफ्तारी होगी? अच्छा, मैं वैसे ना ये जेल भरो तहरीक का जो कॉन्सेप्ट है इन इटसेल्फ, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर जब खान साहब ने इसका ऐलान किया मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेरे जैसा वर्कर है उसने शायद जिंदगी में पहले कभी जेल देखी नहीं, ऑन अ वेरी रियल नोट। जब हम एक सिस्टम के खिलाफ जंग लड़ रहे होते हैं और मेरे जैसा जिसकी पॉलिटिकल स्ट्रगल 12-14 साल की इमरान खान से शुरू हुई है और इमरान खान साहब के साथ जा रही है, तो जब उसको ये आइडिया आया तो वो इन इटसेल्फ एक एक्साइटमेंट थी। तो जब हम ये प्लान को में शुरू किया, मैं स्केप्टिकल था कि शायद लोग इससे इतना ज़्यादा ना वो एक्टिव नहीं होंगे। मैं हैरान हूँ, मैं जनूबी पंजाब को रिप्रेजेंट करता हूँ, लीडरशिप तो खान साहब और सीनियर लीडरशिप जानती है, लेकिन जनूबी पंजाब में जब 7,000 लोगों ने मुझे कहा कि जी हम जेल में जाने को तैयार हैं, और ये भी उनसे पूछा गया कि यार हफ्ता 10 दिन 12 दिन 15 दिन लग सकते हैं जब तक हमारे जो इलेक्शन का मुतालबा पूरा ना हो जाए, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज इस सिस्टम में भी गिरफ्तारी देना उस आज़ादी के लिए जो असल इस कौम की जो डिजर्व करती है, ये कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। सो हम तो बहुत ज्यादा तैयार हैं। और जो मैंने लास्ट वीक भी मैंने ये बात की थी, हम चौराहों पे इकट्ठे होंगे। आप भी पढ़े लिखे इंसान हैं, जो यूथ है स्पेशली, ये मैंने पिछले हफ्ते भी हवाला दिया था कि बाहर एक प्रोफेसर साहब हैं, यूथ के लिए क्या पैगाम है। आपको पता है कि अगर जेल में जाते हैं तो बाद में आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, आपका ज़ाहिर है वो हर चीज़ रिकॉर्ड पे होती है, आपको वीज़ा में मसला होता है, आपको तालीमी इदारे में जो है वो दाखिला नहीं मिलता है, आपको मुलाजमत में इशूज आते हैं। तो ये नहीं आज बीबी उस मुलाजमत का, उस नौकरी का, उस करियर का, उस मुस्तकबिल का क्या करना जिसमें पाकिस्तानी शायद नजर ना हो। जिस वक्त के हालात जो पाकिस्तान में बन रहे हैं, जहां पे डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, अगर इस स्ट्रगल का हिस्सा आज ना बने, वो जिस अमेरिका को आप कहते रहे कि इन्होंने हमें निकाल दिया, एक चीज थोड़ी सी बता दूं बीबी क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि मदर साहब ने पूछा कानून का। एक सेकंड जी, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, हम किसी कानून को हाथ में नहीं लेंगे, कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा। हम शहर के मेन चौराहों पे इकट्ठा होंगे और वहां पे इनसे प्रोटेस्ट किया जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कि आप हमें यहाँ पे गिरफ्तार करें। ऑटोमेटिकली 144 लगी, एक जेलर जो वो पकड़ के जेल में क्यों डाल देगा? अनटिल आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे, कोई क्राइम कमिट नहीं करेंगे तो जेल में जेलर कभी नहीं पकड़ेगा जी। हम
मैं अर्ज कर रहा हूँ, हम किसी भी चौक के ऊपर जैसे लिबर्टी चौक है, यहाँ पे मुल्तान में इंसाफ चौक है, हम वहाँ पे इकट्ठे होंगे और वहाँ पे दफा 144 ऑटोमेटिक लग जाएगा और वो हमें अरेस्ट करके चले जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये स्ट्रगल आखिर क्यों, आखिर इमरान खान साहब या पाकिस्तान तरीके साहब इस हद तक जाना ही क्यों चाहती है? सिर्फ कानून के लिए क्या आप इलेक्शन करवाते? सेनेटर ऑन अब्बास साहब, मजहर अब्बास साहब, बलियोद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।